Good morning class. Hello students. In this video we discuss chapter 10 part 2. chapter 10 जो है हिस्ट्री का द एज ऑफ गुप्तास, उसका जो पार्ट 2 है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. यस, तो फर्स्टली वी डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम कि ये जो गुप्ता जो किंगडम था, इसका किंगडम किस तरह से था, किस तरह से इन लोगों ने रूल किया था, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम. यस, देखिए, द गुप्ता रूलर स्टैब्लिश एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो गुप्ता जो रूलर थे उन्होंने जो क्या कौन सा सिस्टम, एक एफिशिएंट सिस्टम रख रखा था, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का. यस, देखिए, द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स. अब हम देखेंगे किंग और उसके मिनिस्टर्स के बारे में. यस, देखिए कि किस तरह से किंग वर्क करता था, किस तरह से जो मिनिस्टर्स थे वो उनको क्या करते थे, एडवाइस करते थे अपने किंग को, राजा को. देखिए, द किंग कैरिड टाइटल लाइक महाराजा धीराज. जो किंग जो राजा होते थे उन्हें कौन सा टाइटल मिला हुआ था, महाराजा धीराज का टाइटल उनके पास होता था. सर्वल मिनिस्टर्स असिस्टेड द किंग. काफ़ी सारे जो मिनिस्टर्स मतलब मंत्री जो क्या करते थे, असिस्ट करते थे, उन्हें सजेस्ट करते थे, एडवाइस देते थे, उनकी वर्क में हेल्प करते थे काफ़ी सारे मिनिस्टर्स. द किंग इन टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनके राज्य से लेकर उनके जो वर्क वो लोग जो कर रहे हैं, उनके किंगडम से रिलेटेड कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो, कोई भी ऑफिशियल वर्क हो या कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो जो मिनिस्टर्स होते थे वो किंग को क्या करते थे, एडवाइस करते थे, किंग को हेल्प करते थे, ताकि जो किंग है अपना वर्क और एफिशिएंटली कर पाए और अच्छे से कर पाए. क्योंकि न्यू सजेशंस मिलेंगे, ओपिनियंस न्यू होंगे, आइडियाज़ न्यू होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ देंगे तो वो कोई अच्छा डिसीजन जो अपने सिटीजन्स थे उनके लिए ले पाएंगे. फिर देखेंगे सेकंड यहाँ बोल रहा है द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो यहाँ कह रहा है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक तो किंग और मिनिस्टर्स होते थे, सेकंड यहाँ बोल रहा है प्रोविंशियल्स होते थे, किस तरह से होते थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था. देखिए, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस कॉल्ड भुक्तीज और देशास. यहाँ ये बोल रहे जो एम्पायर है मतलब जो किंगडम पूरा राज्य है उसको अलग अलग क्या किया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था. किसके अंदर, भुक्तीज और देशास के अंदर. कि लाइक उन्होंने क्या किया, लाइक किंगडम में अपना इसको उन्होंने स्टेट में डिवाइड कर दिया. स्टेट के बाद अगेन उन्होंने लाइक डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, तहसील्स हो गई, इस तरह से डिवाइडेशन हो गया. जैसा अभी हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री है, कंट्री को स्टेट के बाद क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद तहसील्स आते हैं, इसी तरह से. तो उसी तरह उस टाइम पीरियड में भी, गुप्ता टाइम पीरियड में भी जो किंग्स थे उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ था. यस, देखिए, Each province was headed by a governor known as उपारिका महाराज. मतलब उपारिका मतलब उपासना महाराज उन्हें बोलते थे. मतलब इनके जो हेड होते थे अलग अलग, जो यहाँ इन्होंने किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, भुक्टीज और देशास. तो वहाँ के जो हेड होते थे, मतलब प्रोविंस मतलब हम कह सकते हैं राज्य, अलग अलग जो राज्य थे उनके जो हेड होते थे उन्हें वो बोलते थे उपारिका महाराज के नाम से. फिर देखिए, द भुक्ति वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड विशेष. और जो यहाँ ये बोल रहा है जो भुक्ति है उसे भी क्या किया गया था इन्होंने, और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे छोटे जिलों में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, उसे ये लोग बोलते थे विशेष. फिर यहाँ बोल रहा है द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉन एज विषयपति. और जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिले का हेड होता था उसे बोलते थे विषयपति. तो इस तरह से मतलब जो स्मॉल उन्होंने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, स्टेट में, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर टाउन्स में. तो इस तरह से ताकि वो जो किंग है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके. पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर पूरा राज्य अगर एक जैसा होगा तो किस एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो अगर हमने इसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर रहा है तो हम इस जगह का नाम लेंगे, इस प्लेस का नाम लेंगे, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम है तो हम पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे जो किंग है वो. अदरवाइज पूरा स्टेट एक जैसा है, किसी में डिवाइड नहीं किया हुआ था, जो किंग को वहाँ से हैंडल करने में काफ़ी सारी क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी. इसीलिए जो ये जो सिस्टम होता है डिवाइडेशन का कि प्रोविंसेस में डिवाइड किया, देन डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में डिवाइड किया, तो ये इससे जो अपना जो किंग होता है उसको हम कह सकते हैं अपना राज्य चलाने में काफ़ी क्या होती है, ईजी रहता है.
फिर थर्ड हम देखेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से अब लोकल लेवल पर वहाँ वर्क होता था, वो हम देखेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में। ईच विलेज वॉज अंडर अ विलेज हेडमैन नॉन एज ग्रामिका। यहाँ ये बोल रहा है हर गांव में क्या होता था, एक विलेज में क्या होता था, मुखिया होता था, हेडमैन जिसे बोलते थे, मुखिया उसे बोलते थे ग्रामिका। कि हर गांव के अंदर क्या होगा, एक हेड होगा और उस हेड का नाम था ग्रामिका। लोग उसे क्या बोलते थे, ग्रामिका। उस हेडमैन को, विलेज हेडमैन को बोला जाता था ग्रामिका। हिज ड्यूटी वॉज टू इन्फोर्स द लॉ एंड टू कीप पीस। जो ड्यूटी होती थी ग्रामिका की या उस हेडमैन की, वो यह होती थी कि जो विलेज है उसके अंदर शांति बनाए रखना, और जो वर्क है वो प्रॉपरली इन्फोर्स लॉ, लोग अकॉर्डिंग टू लॉ वर्क करे, अकॉर्डिंग टू लॉ रहे। मतलब ऐसा नहीं वायलेंस हो रहा है, लोग डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, बहुत ही मतलब इम्बैलेंस हो रहा है, तो इस तरह का नहीं, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट उसे क्रिएट करना होता था। ये जो ग्रामिका की ड्यूटी होती थी। फिर यहाँ बोल रहा है ही वॉज असिस्टेड बाय विलेज काउंसिल कंप्राइजिंग द विलेज एल्डर्स। और ये जो विलेज एक काउंसिल मिलजुल कर जो विलेज के एल्डर्स जो होते थे, मतलब बड़े बूढ़े जो लोग होते थे गांव के अंदर, वो सारे हेल्प उनकी करते थे, विलेज जो हेडमैन होता था उसकी। फिर यहाँ बोल रहा है इन टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर नगरपति। इसके अलावा टाउन, कस्बों और शहरों के अंदर तो होता था नगरपति। जैसे गांव के अंदर हम बोल रहे कौन है, ग्रामिका है, उसी तरह से टाउन्स और सिटीज़ के अंदर कौन होता था, नगरपति होता था। हु कैरिड एडमिनिस्ट्रेशन विथ हेल्प ऑफ परिषद दैट इज काउंसिल ऑफ सिटीजन। और वो किसकी हेल्प से वर्क करते थे, लोगों की, वहाँ के लोगों की एक काउंसिल बनी होती थी जिसे परिषद बोलते थे, उनकी हेल्प से वो जो नगरपति जो होता था वो वर्क करता था। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वहाँ होता था, ताकि जो एक किंग है उसे भी क्या करना है, सारा वर्क करने में क्या रहे, इजी गोइंग रहे। यस, अब उस टाइम की, यहाँ तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन की बात, अब हम देखेंगे रिलीजियस कंडीशन के बारे में। रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, धर्म के बारे में, कि गुप्ता टाइम पीरियड में रिलीजियस क्या कंडीशंस थी वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। यस, देखेंगे रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म में अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 94 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। द गुप्ता किंग वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिंदुइज्म। जो गुप्ता जो किंग थे, गुप्ता जो राजा थे, वो किसको सपोर्ट करते थे, हिंदू धर्म के सपोर्टर थे वो लोग। तो यहाँ ये बोल रहा है दे वर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। फिर ये अमंग द गॉडेस लक्ष्मी, दुर्गा एंड पार्वती ऑक्यूपाइड ए प्रोमिनेंट पोजीशन। तो वो जो गॉडेस मतलब देवियों की भी पूजा करते थे, ऐसा नहीं विष्णु भगवान को मानते थे तो साथ में देवी की भी, जो हमारी जो गॉडेस है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, पार्वती माता है, उनकी भी वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे। और उनकी जो पोजीशन एक प्रोमिनेंट, एक बहुत अच्छी पोजीशन थी, मतलब वो जो जो गॉडेस थी उन्हें बहुत ही उस धर्म उस टाइम में मतलब बहुत ही क्या एक मान सम्मान, या उनकी बहुत ही अच्छे से, जिस तरह से भगवान वो विष्णु की आराधना करते थे, उसी तरह से वो लोग जो गॉडेस थी उनकी भी क्या करते थे, वर्शिप करते थे। फिर यहाँ बोल रहा है समुद्रगुप्ता एंड कुमार गुप्ता परफॉर्म द अश्वमेध सैक्रिफाइस। अब जो समुद्रगुप्त थे और जो कुमार गुप्ता थे, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ जो किया था। अश्वमेध सैक्रिफाइस मतलब अश्वमेध यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ ये होता है। तो ये यज्ञ उन दोनों ने किया था, कुमार गुप्ता और समुद्रगुप्ता ने। यस, अब हम देखेंगे भक्ति कल्ट कि सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर भक्ति। यस, देखिए देयर वॉज ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति कल्ट। तो यहाँ हम कह सकते थे उस टाइम पर, मतलब गुप्ता टाइम पीरियड में भक्ति जो है लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा या विश्वास डेवलप हुआ था, जो या भक्ति फैली थी, हम ऐसा कह सकते हैं। भक्ति मीन इंटेंस डिवोट और लव फॉर गॉड। यहाँ ये बोल रहा है भक्ति का मतलब होता है भगवान के प्रति समर्पित, भगवान के प्रति क्या होना, डिवोशन, समर्पित हो जाना। भक्ति यूनाइटेड द वेरियस सेक्शन ऑफ द हिंदू सोसाइटी। यहाँ ये बोल रहा है जो भक्ति कहीं ना कहीं क्या करती है, हिंदू धर्म को एक यूनाइटेड फॉर्म में लाती है।
फिर कह रहा है भक्ति लिटरेचर, भजन एंड सॉन्ग। भक्ति के अंदर क्या आता है, लोग भगवान के भजन गाकर या भगवान के सॉन्ग्स गा करके क्या करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। टेल अस दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड। यहाँ ये कह रहा है कि भक्ति में यही मतलब होता है कि भगवान के सामने क्या है, सब समान है, कि भगवान के लिए, गॉड के लिए सब क्या है, इक्वल है। फिर देखेंगे रिलीजियस टॉलरेंस। सेकंड जो इसमें थर्ड पॉइंट जो है इसके अंदर रिलीजियस, ये हमने देखा है कि जैसे कि जो गुप्ता जो किंग थे वो तो किसमें बिलीव करते थे, भगवान विष्णु में बिलीव करते थे, लेकिन वो अदर जो धर्म है या अदर जो रिलीजन्स है उनमें भी वो लोग बिलीव करते थे, उन्हें भी वो क्या करते थे, उतना ही क्या करते थे। यस देखिए रिलीजियस टॉलरेंस। अंडर द गुप्ता रूलर देयर वाज फुल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, कि गुप्ता टाइम पीरियड में या गुप्ता जब राजा थे तब रिलीजियस की क्या थी, पूरी फ्रीडम थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी। फिर यहाँ बोल रहा है द किंग वर टॉलरेंट टूवर्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, चाहे कोई बौद्ध धर्म को मान रहा है चाहे कोई जैन धर्म को मान रहा है, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। जो गुप्ता जो किंग्स थे वो सभी जो रिलीजन्स है उनकी या जब भी जो धर्म थे उनकी क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, और वो किसी अपनी पब्लिक थी या सिटीजन्स को बाउंड नहीं करते थे कि अगर हम इन गॉड को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी उनको फॉलो करिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था। तो हमने ये देखा रिलीजियस कंडीशन भी बहुत ही अच्छी थी गुप्ता टाइम पीरियड में। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा तो वो भी बहुत अच्छा था। अब हम देखेंगे ट्रेड कैसा था, कि जो जब गुप्ता किंगडम था, गुप्ता किंग्स रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर जो कॉमर्स और ट्रेड बिजनेस कैसा था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमर्स और ट्रेड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स एट द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड या गुप्ता इन गुप्ता डायनेस्टी। यस ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लोरिश्ड। तो इस टाइम पीरियड में यहाँ ये कह रहा है कि गुप्ता टाइम पीरियड में चाहे हम अंदर की बात करें कि उस गुप्ता किंगडम के अंदर की बात करें या आउटसाइड की बात करें, बहुत ही जो बिजनेस था बहुत ही अच्छे से फ्लोरिश्ड, मतलब अच्छे से फला फूला था, मतलब बहुत बिजनेस जो है बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। चाहे हम अंदर इंटरनल की बात करें या बाहर हम किसी और से उस टाइम पर जो बिजनेस हो रहा था उसकी बात करें, दोनों ही टाइम पीरियड में जो बिजनेस है बहुत ही अच्छे से हो रहा था। यस फिर देखेंगे There was a network of good road that connected major cities। उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी अच्छे रोड बना दिए थे, तो उनकी जो मेजर सिटीज़ थी, मतलब जो मेन सिटीज़ थी, वो जो रोड थे उनसे क्या थे, कनेक्टेड थे। जैसे जो उनकी सिटीज़ थी उज्जैन है, प्रयाग है एंड पाटलिपुत्र, ये उनकी 3 मेन सिटीज़ थी, उनसे ये क्या थे, कनेक्टेड थे। फिर आप देखेंगे देयर वर गुड पोर्ट बोथ ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट्स। इसके अलावा दोनों कोस्ट जो है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, वहाँ दोनों तरफ क्या थे, पोर्ट्स थे, मतलब दोनों तरफ क्या थे, बंदरगाह थे। शिप्स के लोडेड और अपलोड होने के लिए काफ़ी अच्छे से क्या थे, पोर्ट्स बने हुए थे, ताकि अगर हम कहीं बाहर से वो किसी अपने स्टेट के अलावा भी अगर कहीं बाहर से अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, फॉरेन से अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वो अच्छे से कर सके, उसके लिए पोर्ट्स भी डेवलप्ड थे उस टाइम पर। फिर यहाँ कह रहा है तमिलीपति ऑन द ईस्टर्न कोस्ट हैंडल ट्रेड विद द आइसलैंड ऑफ ईस्टर्न एशिया। फिर यहाँ ये बोल रहा है जो ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया से जो था हमारा कनेक्टेड, ईस्टर्न कोस्ट जो कनेक्टेड था, वो वहाँ पर भी जो ट्रेड जो क्या है बहुत ही अच्छे से हैंडल हो रहा था। सच एज जावा, सुमरता, बोरेनो, बाली, ब्रुज एंड सोपारा वर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट। अब वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट्स थे उनके नाम दिए हुए, सतारा था, बाली था, सुमराता था, ये तो ये बहुत ही अच्छे पोर्ट्स थे, बहुत ही अच्छे बंदरगाह थे उस टाइम के, उनके नेम यहाँ दिए हुए हैं। फिर देखिए सिल्क वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। जो सिल्क कहाँ से इम्पोर्ट होता था, चाइना से इम्पोर्ट किया जाता था। फिर यहाँ कह रहा है हॉर्सेज वर ऑब्टेन्ड फॉर अरेबिया एंड ईरान। और जो हॉर्सेस, घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे, अरब और ईरान से कहाँ क्या मंगवाए जाते थे, हॉर्सेस लाए जाते थे। फिर ये कह रहा है
सैंडलवुड, सैंडलवुड मतलब होता है चंदन की लकड़ी। सैंडलवुड एंड क्लो, क्लो को मतलब होता है लौंग, जो लौंग जो होता है, तो चंदन और लौंग जो है वर सेंट फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। जो साउथ कोस्ट से, जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी वहाँ पर चंदन और लौंग क्या किया जाता था, भेजा जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बताया हुआ है कि गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही जो ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत ही अच्छे से फ्लॉरिश हुआ था। अब हमारा जो नेक्स्ट जो है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये अब हम ये जो अगर कहा गया है कि ये जो एज था या गुप्ता टाइम पीरियड जो था एक गोल्डन एज थी इंडियन हिस्ट्री के लिए। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के लिए कौन सी एज थी, गोल्डन एज थी। कैसे देखेंगे हम लोग। The golden age of Indian history was a period of rare prosperity and peace that led a remarkable progress of in the field of literature, art and science। यहाँ ये बोल रहा है अगर हम इंडियन हिस्ट्री को देखें या अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हमें बहुत ही कम टाइम पीरियड ऐसा देखने को मिलता है जहाँ क्या हुआ हो, आर्ट भी डेवलप हुआ हो, साइंस भी डेवलप हुई हुई और हमारा लिटरेचर, तीनों ही चीज़ें डेवलप हुई है, तीनों ही चीज़ें प्रॉस्पर्टी हुई है। पीसफुल जो इन्वायरमेंट हमारे इंडिया में रहा हो और बहुत ही एक कहीं ना कहीं न्यू डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, तो वो हमें गुप्ता एज में देखने को मिला था हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो। क्योंकि वहाँ उस टाइम पर लिटरेचर डेवलप हुआ था, आर्ट डेवलप हुआ था, लोगों में साइंस डेवलप हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड को जो बोला है गोल्डन एज बोला है। फिर यह बोल रहा है दैट इज़ वाई द पीरियड कैम टू नॉन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज बोला है क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक तो बहुत ही पीस शांतिपूर्वक रहा था और प्रॉस्पेरिटी रही थी और कहीं ना कहीं लिटरेचर में भी डेवलपमेंट देखने को मिला था कि काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिखी गई थी इंडिया के बारे में, काफ़ी सारा लिखा गया था। तो लिटरेचर, आर्ट डेवलप हुआ था, पेंटिंग्स की हम बात करें, पिलर्स या इंस्क्रिप्शंस की, कॉइन्स की अगर हम बात करें तो वो आर्ट डेवलप हुआ था और कहीं ना कहीं साइंस भी डेवलप हुई थी। तो इसीलिए इसे गोल्डन एज बोला जाता है इंडिया का। यस, अब हम देखेंगे लिटरेचर। सबसे फर्स्ट जो अगर हम गोल्डन एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस तरह से लिटरेचर डेवलप हुआ था वो हम पहले यहाँ देखेंगे। लिटरेचर जो डेवलप हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, द गुप्ता एज हैज़ बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में जो गुप्ता एज है उसे गोल्डन एज बोला है। क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत का डेवलप हुआ था, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ था। द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज 9 लिटरेरी जेम्स। जो चंद्रगुप्त जो थे सेकेंड, उनके कोर्ट मतलब उनके दरबार में 9 जेम्स थे। 9 जेम्स से मतलब है हीरो, हीरे से मतलब है जो पहनने वाला हीरा डायमंड होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। जो हीरे की जो पर्सन्स कि कितने अच्छे पर्सन्स उनके कोर्ट में वर्क कर रहे थे उसकी यहाँ ये बात कर रहा है। तो यहाँ कालिदास जो थे, कालिदास वॉज द मोस्ट फेमस ब्रिलियंट देम ऑफ, और उनके जो 9 रत्न थे उनमें से सबसे फेमस या ब्रिलियंट जो थे वो कौन थे? कालिदास थे। उन्होंने जो एक संस्कृत में एक लिखा था, प्ले लिखा था, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। आप सबने ये सुना होगा कालिदास के बारे में भी, और उनका जो ये प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम उसके बारे में भी। यस, फिर देखेंगे द पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। इसके अलावा पंचतंत्र एक बुक का नेम है, वो जो किसका कलेक्शन है? स्टोरीज का, कहानियों का कलेक्शन है। दैट टीच मोरल लेसन टू चिल्ड्रन। वो नैतिक शिक्षा जो चिल्ड्रंस है, बच्चों की जो पंचतंत्र की कहानियाँ आती है, स्टोरीज होती है, वो क्या देती है कि मोरल क्या देती है? एक नैतिक शिक्षा चिल्ड्रंस को देती है। इट इज़ रिटन बाय विष्णु शर्मा, और ये किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। यस, लिटरेचर हमने देखा है। अब हम देखेंगे साइंस किस तरह से डेवलप हुआ था उसके बारे में। Great progress was made in the field of astronomy, mathematics and medicine। गुप्ता टाइम पीरियड में इस फील्ड में काफ़ी सारी एस्ट्रोनॉमी, अगर हम मैथमेटिक्स या मेडिसिन की बात करें तो वो देखने को मिला था। आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट जो थे बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे वो। वराहा मिहिर वॉज अनदर ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द गुप्ता एज। एक वराहा मिहिर करके भी एक और साइंटिस्ट हुए थे किस टाइम पीरियड में? गुप्ता एज में।
यहाँ ये बोल रहा है द गुप्ता कॉइन शो द स्किल ऑफ द मेटल वर्कर्स। जो गुप्ता की जो कॉइन है वो शो करती है मेटल वर्क, कि किस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं साइंस को यूज़ करके मेटल वर्क जो किया था। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार बिलोंग टू दिस रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। जो चंद्रगुप्त सेकंड ने एक आयरन पिलर बनाया था, लोहे का पिलर, जो किसके पास में, कुतुब मीनार के पास में। तो वो ये चीज़ देखने को मिलती थी कि किस तरह की साइंस उस टाइम उन्होंने डेवलप करी थी कि उन्होंने एक आयरन पिलर उन्होंने बनाया था। फिर द आयरन वॉज नॉट रस्टेड ऑल्दो द पिलर वॉज कंस्ट्रक्टेड सेंचुरीज एगो। और जो आज भी हज़ारों साल पुराना भी पिलर आज भी हमें देखने को मिलता है, आयरन जो पिलर है। फिर है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में अब हम देखेंगे कि उस समय आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर कला कैसी थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट इन दोज टाइम। उस टाइम पर काफ़ी सारे जो टेम्पल्स, मंदिर उस टाइम पर बनाए गए थे। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर आ गया, क्योंकि जो मंदिर थे, जो टेम्पल्स थे, उनके कंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो किस तरह से उनको डिफरेंटली किया गया था। यस, द दशावतार टेम्पल एट देवगढ़। देवगढ़ के अंदर एक दशावतार टेम्पल है, विष्णु भगवान का जो टेम्पल है उसकी बात करें, नियर झांसी, जो कहाँ पर है, झांसी के पास में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई क्वालिटी आर्किटेक्चर। जो वो बना हुआ है मंदिर दशावतार टेम्पल, आपको बुक में भी दिख रहा है, तो वो एक हाई किसके, एक आर्किटेक्ट का, वास्तुकला का उदाहरण दे रहा है। तो सर्वल इमेजेस ऑफ विष्णु, विष्णु की काफ़ी सारी इमेजेस है, विष्णु, शिव एंड अदर डेटीज, अदर देवी देवताओं की भी वहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा सारनाथ या मथुरा के मंदिर की हम बात करें तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल, बहुत ही बिग एग्जाम्पल बताती है उस टाइम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। यस, अब हम देखेंगे देर आर 29 केव्स एट अजंता। अजंता में यहाँ कह रहा है 29 केव्स या गुफाएं हैं। दे आर फेमस फॉर देयर वॉल पेंटिंग। और वो किसके लिए फेमस है, वॉल पेंटिंग, दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है उसके लिए फेमस है अजंता की गुफाएं। द पेंटिंग्स हैव ए ब्राइट अपीयरेंस एंड लुक एट इफ दे आर हैव बीन रिसेंटली डन। और वो अभी भी इतने चमकीली है, मतलब अभी भी उनमें इतनी शाइनिंग है, इतनी ब्राइटनेस है कि अगर हम उन पेंटिंग्स को देखें तो अभी भी ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग्स क्या है, अभी ही बनाई गई है। तो उस समय इतना आर्ट का डेवलपमेंट हो गया था। यस, फिर हम देखेंगे इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन कल्चर कैसा था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैनी बुद्धिस्ट एंड हिंदू मिशनरीज फॉलोड द मर्चेंट्स। काफ़ी सारे जो बुद्धिस्ट थे या हिंदू जो थे फॉलोड, वो जो क्या मर्चेंट क्या थे, व्यापारी थे। दे फाउंडेड सेटलमेंट इन पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और वो कहाँ सेटल हो गए थे, साउथ ईस्ट एशिया में आकर के। तो दिस लीड टू द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन दीज कंट्रीज। तो इन कंट्रीज में भी क्या था, हिंदू धर्म फैला था या इंडियन कल्चर था वो स्प्रेड हुआ था। इंडियन कल्चर भी क्या हुआ था, फैला था। वैष्णविज्म एंड बुद्धिज्म हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जो वैष्णविज्म था और जो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म और जो विष्णु धर्म है, उसने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था, काफ़ी इम्पैक्ट उनका आया था साउथ ईस्ट एशिया के लोगों पर। इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। मतलब हम यहाँ ये कहना चाह रहा है कि इंडिया से बाहर भी जो इंडियन कल्चर ने किस तरह से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाला था उसके बारे में यहाँ बात करी हुई है। यस स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीट एंड नाउ वी डिस्कस समरी ऑफ द लेसन। तो समरी ऑफ द लेसन में सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में हमने देखा था। समुद्रगुप्त जो उन्होंने रूल किया था 335 से लेके 375 तक उन्होंने रूल किया था। हिज कैरेक्टर एंड अचीवमेंट आर गिवन इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। उनका जो अचीवमेंट है जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर देखने को मिलता है। हिज एम्पायर कंप्राइज नियरली द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विथ द एक्सेप्शन ऑफ कश्मीर एंड सिंध। और उन्होंने होल इंडिया, नॉर्थ के पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था, सिर्फ 2 कश्मीर और सिंध को छोड़ करके। ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट कन्क्वर, सिर्फ उन्होंने बहुत ही अच्छे, बल्कि वो बहुत ही अच्छे एक स्कॉलर थे, पॉट थे एंड म्यूजिशियन भी थे। समुद्रगुप्त के बारे में बोला है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात अगर हम करते हैं तो वो जो थ्रोन सिंहासन पर बैठते थे 375 AD में बैठे थे, वो भी बहुत ही अच्छे थे। ही डिफीटेड साक, एक साक सत्रप ऑफ मालवा के को उन्होंने हराया था, गुजरात एंड कठियावाड़। ही वॉज पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, उन्होंने वो भी काफ़ी अच्छे संरक्षण थे आर्ट और लिटरेचर के। फिर है फा हिल्स अकाउंट ऑफ इंडिया। फा हिल्स जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे वो इंडिया में विजिट करने आए थे, उनके बारे में अगर हम बात करें
तो उन्होंने चाइना से जो अपना यात्रा स्टार्ट करी थी 399 AD में करी थी। फिर वो कहाँ कहाँ विजिट किया था इंडिया में, उन्होंने मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र, नालंदा एंड कपिलवस्तु, इन जगहों पर उन्होंने क्या किया था, विजिट किया था। ही स्टेड एट द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र फॉर मोर देन 3 सालों से भी ज़्यादा वो पाटलिपुत्र में रहे थे। उन्होंने वहाँ पाटलिपुत्र में के बारे में और किस तरह से वहाँ लोग रह रहे हैं, किस तरह से किंग रूल कर रहा है, उनके बारे में उन्होंने लिखा था। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम, कि उस टाइम पर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम था। किंग थे, किंग को एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स थे, प्रोविंशियल्स थे, प्रोविंशियल्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ था, देन विलेजेस थे। फिर उसके बाद हमने देखा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, ग्रामिका होती थी विलेज के लिए और विलेज का हेडमैन अलग होता था, और जो टाउन और डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए हेडमैन अलग होता था। फिर हम देखेंगे रिलीजियस कंडीशंस, कि उस समय धार्मिक कंडीशंस कैसी थी, उसके बारे में देखेंगे। द गुप्ता किंग्स वर्शिप लॉर्ड विष्णु, गुप्ता जो किंग थे वो लॉर्ड विष्णु की जो वर्शिप करते थे, बट वो अपने सिटीजन्स को कोई भी प्रेशराइज नहीं करते थे कि वो बौद्ध धर्म को मान रहे थे, उन्हें प्रेशराइज नहीं करते थे कि वो हिंदू धर्म को फॉलो करें। वो सभी को क्या करते थे, सभी धर्म को रेस्पेक्ट करते थे। फिर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे से फ्लॉरिश्ड हुआ था। जैसे हम चाइना से जो है सिल्क लाया जाता था, और सैंडलवुड, चंदन और लौंग हम लोग कहाँ भेजते थे, साउथ ईस्ट एशिया में। फिर गोल्डन एज बोला है इसको, इस टाइम पीरियड को क्यों बोला था, क्योंकि गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर का उस समय काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए गोल्डन एज बोला था। कालिदास प्लेज एंड पोम्स आर मास्टरपीस ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जो कालिदास की जो कविताएं थी, कालिदास की जो रचनाएं थी, उस समय का सबसे मास्टरपीस माना जाता है गुप्ता टाइम पीरियड का। फिर यहाँ यह बात कर रहा है द पंचतंत्र की जो कहानियाँ थी, कहीं ना कहीं वो लोगों को काफ़ी सारी क्या देती थी, एक नॉलेज देती है, लोगों को शिक्षा प्रदान करती थी। फिर हम बात करें अगर आर्यभट्ट और वराहमिहिर की, तो वह ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन जो थे उस टाइम पर हुए थे। फिर ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स बिल्ट इन दिस टाइम पीरियड, उस गुप्ता टाइम पीरियड में काफ़ी सारे मंदिर बने थे, तो वो एक हमें अच्छे आर्किटेक्ट का और एक अच्छे आर्ट का एग्जाम्पल देते हैं। फिर यहाँ कह रहा है द इमेज सिटेड ऑन द बुद्धा एट सारनाथ अ टच ऑफ एक्सीलेंस एंड एक्सपांशन ऑफ इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इस तरह से उस समय इंडियन कल्चर साउथ ईस्ट एशिया तक फैला था, क्योंकि इतना अच्छा कल्चर इन्होंने मेंटेन करके रखा था गुप्ता किंग्स ने। यस, फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज। यस, फर्स्ट वी डिस्कस MCQs। तो Among the Gupta ruler who conquest are an achievement are given in the Allahabad pillar। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें वहाँ से इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। Which Gupta ruler defeated the Sak and ended the Sak rule? किसने? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। फिर द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड हैड 9 लिटरेरी जेम्स, नवरत्न। तो उनमें 9 रत्न में से एक का नाम था क्या था, कालिदास। फिर हु वॉज आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कौन थे, तो एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियंस थे। फिर है जो विष्णु टेम्पल है वो कहाँ पर है, देवगढ़ में है, नियर झांसी में। ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्ता विच ऑफ द फॉलोइंग द गुड पोर्ट टू हैंडल ट्रेड। तो त्रापलीपिट्टी एंड बूरज जो थे बहुत ही अच्छे पोर्ट्स थे। तो यस स्टूडेंट्स, आर चैप्टर जो है गुप्ता's टाइम पीरियड है, द एज ऑफ गुप्ता इज कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।